I'll start the recording. So home section is already visited. Now we are going to discuss another tab is insert, right? So insert में हमारे पास जो भी कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस से रिलेटेड काफी सारी चीजें हम यहाँ पे रखते हैं। तो इसमें सब एक बहुत बड़ा टूल होता है पिवट टेबल। सो पिवट टेबल इजी और क्विक समराइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो जब हम बड़े डेटा पे काम करेंगे तो पिवट टेबल कैसे काम करती है हम इसको देखेंगे। देन इसके बाद अगर आपको स्पेसिफिकली टेबल ऑर्गेनाइज करनी है, डिजाइन करनी, तो आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। देन आपको कुछ इलस्ट्रेशन डिजाइन करने हैं, पिक्चर्स डालनी है या शेप डालने हैं, तो आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। जैसे चार्ट वगैरह होते हैं, फ्लो वगैरह क्रिएट करने होते हैं, तो उसमें इन सब का बहुत यूज होता है यहाँ पे। जैसे एरोज हैं, ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं, फ्लो चार्ट क्रिएट करना है या कुछ स्टार्स वगैरह क्रिएट करने हैं, कॉल आउट्स क्रिएट करने हैं, तो जब भी इंटरेक्टिव चीज़ें बनानी होती हैं, तो मोस्टली इन चीज़ों का एक्सेल में मीन्स डेटा एनालिसिस पर्सपेक्टिव से इनका इतना यूज नहीं होता है। ये आपके विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। देन इसके बाद आता है चार्ट। चार्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है डेटा रिप्रेजेंटेशन में, जो कि आपको आपके डेटा को प्रॉपर वे में विजुअल विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे 2D कॉलम है, 3D कॉलम्स हैं, 3D बार्स हैं, ये सारे यूज होते हैं। देन आपके लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में भी डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। देन पाई चार्ट है, पाई चार्ट को हम जब भी हमें परसेंटेज वाइज रिप्रेजेंटेशन करना होता है, तो जब हम बड़े डेटा पे काम करेंगे तो हम डेफिनेटली देखेंगे कि यहाँ इसमें कहाँ पे हम किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें स्पाइडर चार्ट रहता है, सरफेस चार्ट है, ब्लॉक्स हैं, फनल चार्ट है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है आपका लाइन कॉलम एंड प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज वगैरह हमें डिज़ाइन करना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। स्लाइसर एंड टाइमलाइन, जब हम पिवट टेबल यूज़ करते हैं तो उसी के साथ में हम स्लाइसर एंड टाइमलाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पिवट टेबल में क्विक समरी और क्विक कैटेगराइजेशन के लिए हम इसको बहुत यूज़फुल टूल बोलते हैं। देन आपको एक्सटर्नल लिंक्स कहीं क्रिएट करने हैं, राइट? सो लिंक एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अब अगर आपको यहाँ पे एक ऐसा लिंक चाहिए कि आपको यहाँ से जंप करके किसी दूसरी शीट पे जाना है, राइट? तो यहाँ पे अब हम शीट 5 पे हैं, अब शीट 3 पे जो भी है या शीट 2 पे है जो भी, हमें शीट 2 पे डायरेक्ट जाना है, तो हम यहाँ पे लिंक पे जाके और लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे, अगर कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल वेब लिंक है तो आप यहाँ पे वेब लिंक उठा के दे सकते हो, तो वेब लिंक आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे हम प्लेस इन डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं, हमें शीट 2 पे जाना है, हमने जस्ट ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली शीट 2 पे हमें रेफर कर देगा, राइट? तो इस तरह से आप अलग अलग प्लेसेस पे लिंक लेके जा सकते हो। कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो लिंक पे क्लिक क्लिक करके, राइट? तो आप यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे नए डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हो और एडिट इन न्यू डॉक्यूमेंट वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहीं पे कर सकते हो, या आप किसी को यहीं से ईमेल करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, राइट? सो इससे जिसको भी ईमेल जानी होगी, जस्ट वन क्लिक में ईमेल चली जाएगी। तो ये बेसिकली इंटरेक्टिव बनाने के लिए होता है। इसके बाद कमेंट, आपको किसी पर्टिकुलर सेल पे कमेंट करना है, मान लो यहाँ पे हमें कमेंट करना है, तो फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए तो हम यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे कमेंट डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा नाम के साथ में किसने कमेंट डाला है, यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज सॉर्टिंग विथ कस्टम लिस्ट, ठीक है, और हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब जब हमने कहीं भी क्लिक किया तो ये कहीं भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे माउस ओवर होगा अपने आप ये कमेंट आ जाएगा, ठीक है? इस कमेंट में आपने कमेंट डाला है कि अब इसी में कोई कुछ और रिप्लाई डालना चाहता है, तो यहाँ पे दूसरा बंदा रिप्लाई भी डाल सकता है अगर ये शेयर्ड फाइल है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी जो भी व्यूज हैं, सपोज कोई लॉजिक यूज किया है या यही वैल्यू क्यों आ रही है, या यहाँ पे आपने क्या इम्प्लीमेंट किया है, वो सारी चीजें आप कमेंट में डाल सकते हो। देन इसके बाद आता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में आपके कोई अपना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, आपको अपनी फाइल में हेडर या फुटर क्रिएट करना है, वर्ड आर्ट क्रिएट करनी है, या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, मान लो आप यहाँ पे कोई दूसरी एक्सेल लिंक करना चाहते हो, तो आप या दूसरी एक्सेल लिंक कर सकते हो।
राइट। आप कुछ नया क्रिएट करना है या नई एक्सेल लिंक करनी है तो यहाँ पे आप ब्राउज करके उस लिंक उस लोकेशन पे जा सकते हो। तो सपोज यहाँ पे ये क्लास प्रैक्टिस की एक फाइल है, हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया डिस्प्ले एज आइकन, ओके कर दिया। अभी देखो यहाँ पे ये एक आइकन आ गया है। ठीक है, अब ये इस आइकन पे जैसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, देखो एक नई फाइल ओपन होके आ गई जो मैंने कहीं कभी बनाई थी, और अभी वो यहाँ पे ओपन होके आ गई है। ठीक है, तो आप इस तरह से एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे लिंक करके ला सकते हो। तो इट्स नॉट जस्ट कि हम एक्सेल ही ला सकते हैं, आप कोई नई कोई इमेज फाइल है वो भी आप लाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, या कोई पीपीटी है या वर्ड फाइल है, जो भी है आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। अब इसमें क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा कि आप अगर इस पूरी फाइल को सेव करके रख देते हो और आपने ये फाइल किसी और को शेयर करी, तो अब आपको सिर्फ यही फाइल शेयर करनी है, जो इसकी लिंक फाइल है वो शेयर नहीं करनी है। राइट, वो किसी भी लोकेशन पे बैठा हो, किसी भी सिस्टम पे बैठा हो, वो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेगा और वो अपनी फाइल को एक्सेस कर पाएगा। क्लियर है? आपको बोलना चाहते हैं कि जिससे हमारे बैकग्राउंड ये पीछे वाली जो फाइल है सिर्फ हम ये शेयर कर दिए, और ये जो आपने लिंक बनाया है वाला आइकन बनाया है लिंक फाइल का, अगर आप शेयर करें तो पीछे वाली शेयर कर दीजिए। जो बैकग्राउंड में जो फाइल इस लिंक के साथ में अटैच है, वो उसको भी वो बंदा ओपन करके देख सकता है। फिर आपको अलग से ये फाइल शेयर करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे पास हाँ आइकन होना चाहिए ना यहाँ पे। हाँ, तो बहुत बार क्या होता है, जैसे हम बड़े बड़े डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, बड़े डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जैसे सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है या बीआरडी होता है। बीआरडी जानते हो ना, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो बीआरडी डिजाइन करना होता है, तो बीआरडी डिजाइन करने में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। राइट, कि हमारा रिपोर्टिंग टेम्पलेट क्या होगा, या ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या होगा, या वैलिडेशन का टेम्पलेट क्या होगा। तो वो सारे टेम्पलेट अलग अलग बनाए जाते हैं। तो ये वो अब जो डॉक्यूमेंट है वो तो हमारा वर्ड में बना हुआ है मान लो। राइट, अब वो जो इसके अलावा जो टेम्पलेट हैं वो सारे कहीं ना कहीं एक्सेल में बने हुए हैं, पीडीएफ में बने हुए हैं। राइट, अब हमको उनको शेयर, अब बीआरडी हमने शेयर किया है, तो बीआरडी के साथ में हमें वो सारे जो डॉक्यूमेंट है वो भी अलग से शेयर करने पड़ेंगे। तो वो अलग से शेयर ना करने पड़े तो हमने वहीं पे क्या किया, अलग से हमने सबके लिए इसी तरह से लिंक बना दिया। अब आपको क्या करना है, एक ही डॉक्यूमेंट भेजना है, उसके उसके अंदर जो 10 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं भेजने। ठीक है, उसके अंदर जो 10 अलग अलग चीजें आपको अटैच करनी है वो नहीं भेजनी, आपको एक ही भेजना है। जो भी यूजर उसको एक्सेस करेगा, जस्ट वहां पे डबल क्लिक करेगा, वो फाइल ओपन होकर उसको दिख जाएगी। हाँ, बस ऐसे आपको आइकन क्रिएट करके दे देना है। क्लियर है? तो इस तरह से आप एक ही डॉक्यूमेंट में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके और वहां पे आप अपनी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है सबको? जैसे कि अगर बिजनेस के लिए कुछ टेम्पलेट्स भेज रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर टेम्पलेट्स को यहाँ पर क्रिएट करके एक ही फाइल पे रख के आगे भेज सकते हैं। अलग अलग अटैचमेंट्स नहीं देने होंगे। हाँ, अलग अलग आपको अटैचमेंट नहीं देने होंगे, आपको एक ही फाइल, आपने एक ही फाइल बनाई, उसी में दे दिया ये हमारा ट्रैकिंग का टेम्पलेट है, ये हमारा बजटिंग का टेम्पलेट है, ये हमारा वैलिडेशन का टेम्पलेट है, ये हमारे इनिशियल डेटा का टेम्पलेट है। वो सारे टेम्पलेट आपने उसी में बना के दे दिए, 10-15 लिंक जो भी हैं, कितने भी ऐड कर सकते हो। एज ए लिंक कैसे करोगे? शीट तो शीट तो आपके सिस्टम में स्टोर है, आपका सिस्टम तो आपके पास है, उनके पास तो है नहीं। हम्म। वो लिंक शेयर नहीं होगा उनका, उनके पास कहीं लिंक शेयर नहीं होगा। जहां पे भी आपने उनको एज अ डॉक्यूमेंट अटैच किया है वो उस फाइल के साथ में ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा, कहीं लिंक अटैच नहीं होगा वो। हाँ हाँ, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये क्लास प्रैक्टिस करके यहाँ पे मैंने बना दिया है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करके मैंने आपको भेज दिया, ये डॉक्यूमेंट मेरे सिस्टम में स्टोर है, लेकिन अगर मैंने आपको भेज दिया तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये आपके सिस्टम में भी ओपन हो जाएगा। तो उसकी एक जो कॉपी है वो सिस्टम में अटैच हो जाती है। ठीक है,
तो बहुत बार जैसे हम अपने ऑफिस में काम करते थे, तो बैंकिंग प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि मैं उसमें हर महीने हमें रिकंसिलिएशन फोरकास्टिंग वर्सेस एक्चुअल का कंपैरिजन हमें क्रिएट करना होता था। अलग अलग मॉडल्स होते थे, तो अलग अलग मॉडल्स में अब वहाँ पे कम से कम 40 अलग अलग पैरामीटर्स पे टेम्पलेट बन के बनाए जाते थे। 40 टेम्पलेट बनाए जाते थे। तो अब हम क्या, अब जब हमें भेजना होता था तो हम अलग अलग टेम्पलेट नहीं भेजते थे। पूरा बीआरडी बनाया, बीआरडी के लास्ट में हमने दे दिया कि ये सारे टेम्पलेट है। वहीं पे हमने सारे टेम्पलेट अटैच कर दिए और अटैच करके जस्ट एक डॉक्यूमेंट भेजा। अब वो जिसके पास भी जाएगा, जो भी होम सो एवर इट मे कंसर्न, वो जिसके पास भी जाएगा, वो उनमें से कोई भी टेम्पलेट उठा के खोल सकता है, देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो क्वेश्चन था ये कि लिंक भेजेगी, तो वो लिंक का लोकेशन को जो पार्ट होगा वो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। वो पाथ आप अगर आप लिंक दोगे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे इनका क्वेरी ये है कि अगर हम यहाँ पे लिंक क्रिएट करते हैं, राइट? क्या हो गया, मेरा सिस्टम हैंग क्यों हो गया? ओके, अगर हम यहाँ पे लिंक क्रिएट करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा लिंक क्रिएट किया, जैसे मान लो अम, ये मान लो ये हमारे पास ये है, ठीक है? तो इसका हमने यहाँ पे लिंक उठाया, ठीक है, और इसका हमने यहाँ पे पाथ लिया, ठीक है? ये इसका पाथ है, ये है इसका पाथ। ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड फोल्डर पे पड़ा हुआ है, ठीक है? अब हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे वो पाथ अटैच कर दिया, ठीक है? तो अब ये मेरे सिस्टम का पाथ है, हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है? अब अगर हम इस पाथ को एक्सेस, इस पाथ पे क्लिक करते तो ये मेरे सिस्टम पे ओपन होगा, बाकी किसी सिस्टम पे ओपन नहीं होगा। हाँ आपने कहा पे सिलेक्ट किया वो हाँ कि ना गूगल शीट की बात करें तो उसमें शीट को कोई भी हाँ, गूगल शीट कोई भी खोल सकता है, लेकिन उसके लिए नेट चलना जरूरी है। अगर सिस्टम पे नेट नहीं चल रहा है तो वो भी ओपन नहीं कर पाएगा, राइट? तो ये जो तरीका होता है, ये जो आइकन वाला तरीका है जो ये मैंने बताया, इसमें अगर नेट नहीं भी चल रहा होगा, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है तो वो उसको ओपन कर पाएगा, राइट? हाँ, ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आप सारी चीजें यहाँ पे अटैच कर सकते हो। उसके बाद ड्रॉ ड्रॉ आता है, तो यहाँ पे जनरल जो कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं वो करने होते हैं, तो इसमें डेटा एनालिसिस से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। फिर पेज लेआउट है, तो प्रिंट के लिए सेटअप करना होता है, तो आपके पेज के मार्जिन्स वगैरह सेट करने होते हैं कि कौन सा पेज है, ओरिएंटेशन क्या है, साइज क्या है, प्रिंट एरिया क्या है, कब ब्रेक अप्लाई करना है, बैकग्राउंड क्या रखना है। तो प्रिंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सारी यहाँ पे आती हैं। अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आता है हमारे डेटा एनालिसिस से रिलेटेड चीजों में, इसमें होता है फॉर्मूला और डेटा, ठीक है? तो फॉर्मूले में कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं। तो जैसे कल हमने यहाँ पे सम यूज किया था, ठीक है, ये एवरेज यूज किया था। इसी तरह से सम होता है, तो सम के लिए हम सिंपली यहाँ पे सम, और हम यहाँ पे एज ए रेंजेस सेलेक्ट करके डाल देते हैं, राइट? जैसे हमने एवरेज किया था वैसे ही हम यहाँ पे सम भी कर रहे हैं। जस्ट हमें रेंज सेलेक्ट करके डालनी है और इसको हमें नीचे ड्रैग कर देना है, राइट? तो ये पूरा नीचे कॉपी होके आ गया, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे जो भी आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो वो फंक्शन आ रहे हैं। देन फाइनेंस से रिलेटेड सारे फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे। देन लॉजिक से रिलेटेड सारे फंक्शन, टेक्स्ट से रिलेटेड, डेट एंड टाइम से रिलेटेड। तो वन बाय वन हम जब फॉर्मूले डिस्कस करेंगे तो हम इनको सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नेम मैनेजर, ठीक है? अब ये नेम मैनेजर क्या होता है, तो मैं एक नई शीट बना लेता हूँ, ठीक है? अब नेम मैनेजर क्या होता है, अभी जैसे मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, B2 आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, G6 आ रहा है, ठीक है? अब अगर मैं इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 8 रो एंड 3 कॉलम करके आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब मान लो हमने यहाँ पे नाम दिया पाइथन और SQL, देन
एक्सेल, एक्सेल, पावर बीआई, टैब लियू एंड दे दिया मोंगोज एंड AWS एंड एज़्योर, राइट। ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने इनको सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे नेम मैनेजर में गए और यहाँ पे हमने इनको नाम दे दिया। हमने इसको नाम दे दिया दिस इज DS वर्ल्ड। ओके, हमने यहाँ पे इसको ओके करके नाम दे दिया, क्लोज किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या की, यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो नाम क्या आ रहा है, पाइथन C3 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो C7 आ गया, यहाँ पे क्लिक किया तो C9 आ गया। लेकिन अगर हमने इसको पूरा एक साथ सेलेक्ट किया तो क्या आ रहा है, DS वर्ड करके आ रहा है। तो ये हमने हम यहाँ पे नाम दिया नेम मैनेजर में। एक मैनेजर, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप का नाम हमने सेलेक्ट, हाँ हाँ, तो इनका इनका अभी पर्टिकुलर नाम आ गया। अब हम कहीं पे भी, अब सपोज हमने यहाँ पे इज इक्वल टू ये किया तो ये वैल्यू आ गई, देन इज इक्वल टू ये वैल्यू की तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इज इक्वल टू और DS वर्ड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिस्ट में नाम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया, यहाँ पे देखो पूरा ग्रुप उठ के आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक ग्रुप लोकेशन बन गई, राइट। तो आप यहाँ पे आप कितनी भी चाहो ग्रुप लोकेशन यहाँ पे बना सकते हो। तो जैसे यहाँ यहाँ पे हमने ये दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे, अब जैसे हम पालिन हमारा है, जैसे यहाँ पे इट इज इन गुड़गांव, देन इट इज इन दिल्ली, देन इट इज इन पटियाला, राइट, पटियाला, पटियाला, एंड देन इट इज इन जयपुर, राइट। अब यहाँ पे हमने यहाँ सेलेक्ट किया, नेम मैनेजर पे गए, नेम मैनेजर में फिर से न्यू पे गए। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया पालिन, पालिन BR। ओके, हमने कर दिया और क्लोज किया। अब हमें यहाँ पे जरूरत है तो हमने यहाँ पे दिया पालिन BR। ठीक है, सॉरी, इज इक्वल टू पालिन, और पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, पालिन BR। तो वही नाम उठ के वहां पे आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप कहीं पे भी कोई भी अपनी नेम लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको कहीं दूसरी जगह रेफर करके भी लेके आ सकते हैं। वो पूरा ग्रुप उठ के आ जाएगा एक साथ। ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक जगह नहीं बनाया, हाँ हाँ से आप फॉर्मूला आप शो हाँ, पेस्ट कर बना रहे हो, पेस्ट एज वैल्यूज हो जाए। इसमें ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो फोर करना है तो चीज आप पेस्ट आप पेस्ट एज वैल्यूज करके लेके जा सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी, नहीं, जैसे आपने हाँ आप ये कहा हाँ, डिलीट करना चाहते हैं, ये डिलीट कर दो, अभी दूसरी जगह लगाऊंगी, एक बार नहीं आएगा। अब इसमें दिक्कत क्या होगी, आप पेस्ट एज वैल्यू करके कहीं भी लेके जा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, अभी मान लो यहाँ पे आपने पेस्ट एज वैल्यूज करके लेके आए हो। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको रेफर करके लेके आए हैं, पालिन BR से रेफर करके लेके आए हैं। ठीक है, कल को क्या होता है, हमारी हमारी पटियाला में ब्रांच नहीं है, पटियाला की ब्रांच की जगह हमारे पास यहाँ पे चंडीगढ़ में ब्रांच आ गई, राइट, चंडीगढ़ में ब्रांच आ गई। पेस्ट एज वैल्यू से हाँ वो पुरानी की वैल्यू को शो करेगा और हाँ, उसमें अपडेट पेस्ट एज वैल्यू में क्योंकि वो उसके साथ में लिंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो लिंक है, तो ओरिजिनल लिस्ट में कहीं भी चेंज होगा तो वो जहां जहां पे वो लिस्ट रेफर हुई है वो हर जगह वो रिफ्लेक्ट करेगी कि वहां पे कनेक्ट नहीं किया है। हाँ, को कॉल किया करते थे, तो ये इस बात एल कॉलम पे आपने एल कॉलम तो हमारी ओरिजिनल स्पेस है। हाँ, ये हमारी ओरिजिनल स्पेस है, यही तो हमारा नेम है, यहाँ पालिन BR इसी को तो रेफर कर रहे हैं। अगर हम डिलीट कर देते हैं तो फिर हमारा वो सेव तो हो गया ना, क्या डिलीट कर देते हैं? अगर नहीं ओरिजिनल जहाँ पे हमने ग्रुप डिस्क किया है, क्या बोलते हैं
हाँ, आप चाहते हो कि ये हम डिलीट कर दें? ये अगर आप डिलीट कर दोगे तो बाकी जगह कैसे रेफर करोगे? एक बार करके देखे तो वो मतलब उसका बेसिक खत्म हो जाएगा। नहीं, नहीं कर सकते आप अगर आपने अगर इसको हटा दिया, सपोज मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, तो जहां जहां पे ये रेफर हो रहा है वो हर जगह एरर आ जाएगी। यहाँ पे तो पेस्ट एज वैल्यूज किया है ना। हाँ, यहाँ पे तो पेस्ट एज वैल्यूज किया है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जहां जहां पे वो रेफर हुआ है, जहां जहां पे वो रेफर हुआ है, वो वो जगह सारी हट जाएंगी, राइट। हाँ। ठीक है, आप इसमें जाके यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हो, जैसे अब यहाँ पे हमने C10 की बजाय यहाँ पे हमने C15 तक कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो इसको स्पेस रेफर कर रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्पेस पालन भी रेफर कर रहा है। हम बाकी की 11 वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो वहाँ पे होती चली जाएगी, सेपरेट देंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो भी चला जाएगा बेटा, तो भी चला जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इसको अभी C10 तक जा रहा था, हमने इसकी जगह पे C15 कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमने अगर कोई नया भी ऐड कर दिया, सपोज यहाँ पे अब हमने सपोज ऐड कर दिया DB, मृत्युंजय इज नॉट द डेटा साइंस टेक्नोलॉजी। सिस्टम हैंग कर रहा है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे दे दिया VBA DSA, तो जहां जहां पे वो रेफर किया है वो अपने आप उस जगह पे ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, हमें बार बार उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेंज हमने उसकी सिलेक्ट किया, जैसे C15 तक करी थी, हम्म। अगर C16 पे आएंगे तो वो एड ऑन नहीं करेगा। हाँ, जब रेंज के बाद में तो फिर एड ऑन थोड़ी ना करेगा, फिर आपको नेम रेंजेस में वैल्यूज एडिट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो नेम आपकी पूरी शीट में कितने नेम मैनेजर बने हुए हैं वो आपको देखना है, तो आप यहाँ पे F3 प्रेस कर सकते हो, वो दिखा देगा कि कितने कौन कौन से नेम मैनेजर बने हुए हैं। ठीक है, F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी पूरी शीट में, पूरे वर्कबुक में कौन कौन से नेम मैनेजर बने हुए हैं। आप जाके डायरेक्ट रेफर, अब जैसे मैं यहाँ पे पालिन BR रेफर, हमने इस पे क्लिक किया, ओके किया, तो उसने दिखा दिया ये है हमारा पालिन BR। ठीक है, किसी और शीट में भी बना हुआ है तो भी वो जाके उसको रेफर कर देगा। अब जैसे यहाँ पे हमने इज इक्वल टू पालिन BR करेंगे तो ये भी यहाँ पे भी वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू पालिन BR। ओके, तो यहाँ पे भी वो चीज़ रेफर हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे कोई और बनाया, इसको हम किसी दूसरी शीट में जाके भी रेफर कर सकते, तो विद इन द वर्कबुक आप नेम्स को कहीं पे भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, हाँ। ठीक है, अब इसी तरह से मान लो हमने यहाँ पे हमने दिया दिल्ली, नोएडा, गुर गुरुग्राम, ग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया नेम मैनेजर, यहाँ पे हमने दिया दिल्ली NCR। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका स्कोप भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने चूंकि जितने स्कोप डिफाइन किए थे वो खाली वर्कबुक के अंदर थे। ठीक है, आप चाहते हो कि ये हम जिस शीट पे डिफाइन करें उसी शीट पे आए और किसी शीट पे ना जाए, राइट, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे स्टेप, यहाँ पे शीट 6, ये शीट 6 में है, तो शीट 6 में ही रहे, राइट, हमने इसको ओके किया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे NCR में इस तरह से आएगा। ठीक है, हमने इसको ओके किया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, दिखा भी रहा है कि इसका जो स्कोप है शीट 6 तक ही है और कहीं पे नहीं है। हमने इसको क्लोज किया, तो अब यहाँ पे हमने लिखा दिल्ली NCR, तो ये यहाँ पे देखो दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम अगर हम सपोज दूसरी शीट पे आ गए और यहाँ पे हम रेफर करते हैं दिल्ली NCR, तो देखो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ऐसे मल्टीपल शीट्स के लिए भी इसको दे सकते हैं, मतलब मोर देन वन शीट? नहीं, मोर देन वन शीट नहीं, इसमें ऑप्शन होता है या तो पूरी वर्कबुक में या किसी एक वर्कशीट में। हाँ, ठीक है, तो अब इसमें
ऑप्शन क्या हो सकता है कि जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास ये नेम मैनेजर है, ये वाला दिल्ली एनसीआर है, ठीक है। अब यहाँ पे अम, दूसरा बना लेते हैं कुछ। यहाँ पे लिया, और क्या बनाए, ठीक है। तो मृत्युंजय का फेवरेट पिज्जा, देन बर्गर, देन पास्ता, देन बस 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 बेटा, बस बस, नूडल्स मटर पनीर। और पनीर। ओके, ये हमारे पास फूड आइटम्स हैं, राइट। हमने यहाँ पे इनके लिए बनाया न्यू, और यहाँ पे फूड्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये हम वर्कशीट 6 में बना रहे हैं, लेकिन सपोज अगर हम इसको रिफर करना चाहें शीट 3 में, ठीक है। लेट्स सपोज शीट 3 में रिफर करना चाहते हैं, हमने ओके किया, ठीक है। तो हमने बना तो इसको यहाँ पे रखा है, अब अगर हम इसको यहाँ पे रिफर करना चाहते हैं फूड, तो यहाँ पे नहीं आएगा। बनाया हमने यहाँ पे है, लेकिन आप उसको रिफर यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। हमने शीट 3 में रिफर किया है, अब शीट 3 में आप कहीं भी डालोगे इज इक्वल टू फूड्स, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आप क्रॉस शीट भी बना सकते हो, लेकिन मल्टीपल शीट्स पे नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल शीट पे करना है तो आपको पूरा वर्कबुक पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार में आप इसको एक बार में एक शीट पे या तो रेफर कर सकते हो, या सारी शीट्स पे रेफर कर सकते हो। बना कहीं सकते हो, रेफर कहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, जिससे आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? अब इसी तरह से यहाँ पे आपका डिफाइन नेम है, तो डिफाइन नेम में आप जाके यहाँ पे जितने, अगर कोई नया नाम है डिफाइन करना है, नई लोकेशन डिफाइन करनी है, इन नेम्स के अंडर में ही आता है, तो आप कर सकते हो। कहीं फॉर्मूले में कोई यूज करना है, तो ये अभी जैसे हमने यहाँ पे डीएस वर्ल्ड पालिन एंड डीएस वर्ड एंड पालिन यहाँ पे हमने दिया हुआ है। अब देखो, हमने डीएस वर्ड और पालिन के अलावा हमने यहाँ पे दो नेम्स और बनाए हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आए और यूज इन फॉर्मूला करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे दिल्ली इंसर्ट, दिल्ली एनसीआर भी आ रहा है, डीएस वर्ड पालिन आ रहा है। डीएस वर्ड और पालिन ये दोनों पूरी वर्कबुक में थे, तो ये यहाँ पे आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने दिल्ली एनसीआर इसी शीट के लिए रेफर किया था, ठीक है। अब यहाँ पे फूड वाला यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब हम शीट 3 में जाएंगे और फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो वो शीट 3 में आ रहा है। हम्म। डिफाइन नेम इज सेम ऑप्शन, आपको कोई नया नाम डिफाइन करना है। जैसे नेम मैनेजर में क्या है कि जितने भी अवेलेबल है वो यहाँ पे सारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको नया बनाना है तो न्यू पे जाके कर सकते हो, कोई डिलीट करना है वो कर सकते हो। अभी कोई आपको नया नाम बनाना है, तो आप यहाँ नेम मैनेजर पे जाके भी बना सकते हो, और डिफाइन नेम वेब पे जाके भी बना सकते हो। कोई नया नाम क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे भी जाके उसकी लोकेशन सेलेक्ट करके दे सकते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे लिखा डेटा एनालिसिस, फिर डेटा इंजीनियरिंग, फिर डेटा साइंस, देन एमआईएस एंड डिजिटल मार्केटिंग। ओके, ये हमारे पास ये आ गए। अब यहाँ पे हमें इसके लिए नाम डिफाइन करना है। अभी हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे हम डिफाइन नेम पे गए, यहाँ पे हमने नाम दिया कोर्सेज, कोर्सेज हमने यहाँ पे नाम दिया। और अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको दिया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और ओके कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको पूरी वर्कबुक पे दिया है, तो आप उसको कहीं भी रेफर करके लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे हमने दिया इज इक्वल टू, और कोर्सेज, COU कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे कोर्सेज आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो भी फॉर्मूला है उसको बना सकते हो, नई चीजें बना सकते हो। तो नए नाम बनाने के लिए आप यहाँ पे नेम मैनेजर पे भी जाके यहाँ न्यू से स्टार्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली आप यहाँ पे डिफाइन नेम पे भी जा सकते हो, दोनों कर सकते हो, ठीक है। देन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है कि मान लो आपको कुछ फील्ड्स हैं, उनको उनको डिफाइन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास यहाँ पे ये फील्ड है, हमें इससे डायरेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और हमने दे दिया टॉप रो। ठीक है, टॉप रो से हमें क्रिएट करना है, हमने यहाँ पे ओके किया और मेक श्योर कॉपी एंड पेस्ट डजंट ओवरलैप। ओके, तो यहाँ पे ये क्रिएट एट टॉप रो आ रहा है, यहाँ पे टॉप रो। हम टॉप रो को क्रिएट नहीं कर रहे, चलो इसमें क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यू इन द टॉप। अच्छा, ओके, यहाँ पे आ रहा है सपोज नेम्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको करेंगे क्रिएट सेक्शन फ्रॉम टॉप रो, ओके किया। मेक श्योर द कॉपी एंड पेस्ट एरियाज डोंट ओवरलैप। अच्छा, ये अभी ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे और भी नेम्स लगे हुए हैं ना, तो उनको ओवरलैप कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये नहीं नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो उसको छोड़ दो, जब जब इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन आएगा तो हम इस ऑप्शन को भी फिर डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बहुत सारी दूसरी चीजें की हुई ना, तो इसके लिए सुटेबल स्पेस नहीं है अभी। राइट, देन इसके बाद आता है ट्रेस प्रेसिडेंट। तो फॉर्मूले में आपकी वैल्यू किस वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ये आपको देखना है। राइट, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ये फॉर्मूला कौन सी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ये हमें देखना है। तो हमने यहाँ पे दिया ट्रेस प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि इन सारी वैल्यूज पे ये फॉर्मूला डिपेंडेंट है, एरो से दिखा रहा है वो। ठीक है, अब इसी में देखना है कि ये इस वैल्यू पे कौन सी दूसरी वैल्यू डिपेंडेंट है। हमने यहाँ पे ट्रेस पे क्लिक किया तो इस पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आया। अब सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ पे इस तरह से डाल दिया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हम ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक किया, तो देखो ये दिखा रहा है इस पे वो दूसरी वैल्यू डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने हमने कोई भी वैल्यू डाली, दिस इज एक्सेल क्लास। ठीक है, और हमने यहाँ पे डाला इज इक्वल टू दिस, और फिर यहाँ पे हमने डाला इज इक्वल टू न्यू न्यू एंड देन ये हमने ये ले लिया, तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। ओके, अब हमने क्या किया, हमें इसके प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि ये वैल्यू किस पे ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट्स पे क्लिक किया, तो ये वैल्यू यहाँ से कॉपी होके आ रही है, आ गया। राइट, अब इस ये वैल्यू कहाँ पे कॉपी होके जा रही है, मतलब इस वैल्यू पे कौन डिपेंडेंट है, तो हमने यहाँ पे किया ट्रेस डिपेंडेंट। ठीक है, रिमूव एरो, अब ट्रेस डिपेंडेंट फिर से क्लिक किया, तो मतलब ये वैल्यू इस पे डिपेंडेंट है। हाँ, तो वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होके आ तो भी दिखा देगा, बिल्कुल दिखा देगा। हाँ, देखो पे इसी पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम इसी को कॉपी करके लेके लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ ये यहाँ तुमने दे दिया E14। ठीक है, और फिर अभी हम यहाँ पे एरो रिमूव कर देते हैं, और अब हम यहाँ पे इस पे डिपेंडेंट क्लास करते हैं, ट्रेस डिपेंडेंट। ठीक है, तो जहां पे भी उससे डिपेंडेंट चीज जा रही होगी वो उसको वैसे ही दिखाएगा। ये आता है जब हम बड़े फॉर्मेट में काम कर रहे होते हैं, हमें देखना होता है। मान लो अब तुम्हारे पास, आप हर जगह आप ज्यादातर अपनी शीट नहीं बना रहे हो, शीट कहीं ना कहीं से बन के आ रही है। राइट, जब आप बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे तब ऑब्वियसली आप खुद बनाओगे, लेकिन बहुत ज्यादातर डेटा में क्या होगा कि फॉर्मेट्स बने हुए हैं, टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आपको उन पे काम करना है। अब कहीं पे एरर आ गई तो आपको ट्रेस करना है कि भाई
कहाँ पे एरर आ रही है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है कैलकुलेट होके, तो आप प्रेसिडेंट से डिपेंडेंट से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। अब इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इस वैल्यू पे कोई और वैल्यू यहाँ इस शीट में डिपेंडेंट हो, सपोज हमने यहाँ पे इज इक्वल टू और यहाँ पे हमने ये वैल्यू कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू E14 यहाँ पे डिपेंडेंट होके आ रही है। अभी हमने यहाँ पे रिमूव एरो किया, फिर से हम ट्रेस डिपेंडेंट करते हैं, तो ट्रेस डिपेंडेंट में अभी जो दूसरी शीट में जा रही है, हाँ, तो वहां पे उसने साइन दे दिया कि ये दूसरी शीट पे है। ठीक है, अब ये साइन क्या है, तो यहाँ पे इसने दिखा दिया शीट 7 में N17। ठीक है, एड्रेस दे दिया कि कौन सी जगह पे ये जा रही है, तो ये देखो N17 है। हाँ, लिंक नहीं करेगा, तब जैसे हम शीट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एड्रेस देगा, उस शीट पे लोकेट नहीं करेगा। लोकेट नहीं करेगा, वो उसने बता दिया कि कहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर हम मल्टीपल जगह पे कर देते, यहाँ पे हमने शीट 5 पे भी हमने कर दिया इज इक्वल टू, और हमने इसको यहाँ पे कर दिया ये इससे डिपेंडेंट। ठीक है, और ओके कर दिया। ठीक है, अभी हम सारे एरो रिमूव, शॉर्टकट कैसे नहीं नहीं कुछ नहीं किया, जैसे एंटर एंटर प्रेस किया है। देखो यहाँ पे भी अब वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे गए, फिर से हमने लगाया ट्रेस डिपेंडेंट लगाए, सॉरी इस पे कोई डिपेंडेंट नहीं, इस पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट लगाए, तो अब यहाँ पे हमने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो उसने दिखा दिया कहाँ कहाँ पे ये रेफर होके जा रही है। वहाँ पर हम इसी बटन यहाँ पर आकर उसको सेलेक्ट करके एंटर करना है, दैट्स इट, कनेक्टेड। क्लियर है। तो जब आप आगे की चीजें करोगे, बड़े प्रोजेक्ट करोगे, तो ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ये वैल्यू रेफर होके जा रही है, ये वैल्यू कहाँ कहाँ से कैलकुलेट होके आ रही है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे हमें है 4 5 6 7 8, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सम ऑफ यहाँ से यहाँ तक हमने दे दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये वैल्यू कहाँ कहाँ से कैलकुलेट होके आ रही है। हमने ट्रेस प्रेसिडेंट कर दिया, तो इसने दिखा दिया कि ये पूरा है यहाँ से कैलकुलेट होके आ रही है। ठीक है, पूरा इसने दिखा दिया। अगर सिर्फ एक पे होती तो ये एक ही दिखाती। ठीक है, सारे एरो एरो हटा देते। अब सपोज हमारे पास ऐसे 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, सम ऑफ दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, ओके, और हमने ओके किया। अब इसके अगर आप प्रेसिडेंट्स ट्रेस करोगे तो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अभी वो सारी अलग अलग है, चूंकि पहले हमने एक रेंज में दिया था तो उसने उसको पूरा सर्कल में दिखा दिया, तब ये सारी अलग अलग हो गई। तो जहां जहां पे से ये वैल्यू मिल के कैलकुलेट होके आ रही है, सारी चीजें इसने दिखा दी। क्लियर है सबको। ठीक है, अब इसी तरह से अब ये रिमूव एरो है, तो रिमूव एरो में आप सारे एरो रिमूव करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट्स करना चाहते हैं या डिपेंडेंट्स रिमूव करना चाहते हैं, जस्ट आप वहाँ पे अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पे शो फॉर्मूला, तो यहाँ पे शो फॉर्मूला पे क्लिक करोगे तो जहां जहां पे भी आपने कहीं भी फॉर्मूला लगाया है वो सारा यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, जहां जहां पे इस पर्टिकुलर शीट में जहां पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है वो दिखा देगा, पूरे में नहीं दिखाएगा। जैसे यहाँ पे जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ के फॉर्मूले दिखाएगा। ठीक है, तो जहां जहां पे भी फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे जैसे DS वर्ड हमने लगाया था इक्वल टू पालिन BR लगाया था, यहाँ पे इक्वल टू कोर्सेज लगाया था, जहां जहां पे फॉर्मूला लगाया इसको हटा दिया तो उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये बस एक शीट पर दिखाएगा, है ना। ये पर्टिकुलर जिस शीट पे आप काम कर रहे हो उसी शीट पे जो भी फॉर्मूले लगे हुए हैं वो शो करेगा। ओके, बहुत होता है। ओके, सो शिवानी, मानसी, आर यू एबल टू फॉलो विद मी? Yes, आप sir. फॉलो कर पा रहे हो? Yes, sir. ओके, अब इसके बाद कहीं पे भी अगर एरर आ रही है तो एरर को चेक करने के लिए हम यहाँ पे एरर चेकिंग यूज करते हैं, तो आप इसको एरर को ट्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो। फॉर्मूले में आपके अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं आ रही है तो फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कराने के लिए भी आप यहाँ पे इवेल्युएट फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो जब हम बड़े फॉर्मूले यूज करेंगे तब हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो अभी बेसिकली क्या है, मान लो यहाँ पे
ये फॉर्मूला अभी छोटे छोटे फॉर्मूले हमने यूज किए हुए हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ दिस कॉमा सम ऑफ दिस टू दिस कॉमा सम ऑफ दिस टू दिस कॉमा सम ऑफ जुलाई एंड अगस्त ले लेते हैं। इस तरह से हमने अलग अलग फॉर्म में हमने इसको लिया है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ। हम वैसे हम एक बार में ही पूरा कर सकते हैं। मैंने जस्ट इवेल्युएट फॉर्मूला कैसे काम करता है वो करने के लिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो हमने इवेल्युएट फॉर्मूला लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने में सबसे पहले वो कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है? सबसे पहले ये देखो, सम C2 to D2 वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, ये पार्ट एग्जीक्यूट किया। फिर ये अंडरलाइन है, जहाँ पे अंडरलाइन है वहीं पे करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे E2 to G2 वाला, फिर H2 to I2 वाला, फिर इसके बाद ओवरऑल सम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करके ला रहा है। तो जब आप बड़े फॉर्मूले में यूज करोगे तो हमें वैल्यू ट्रेस करने के लिए कहाँ पे एरर आ रही है, कहाँ पे चीजें गलत जा रही हैं, वो ट्रेस करने के लिए हम यहाँ पे वैलिड फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वॉच विंडो। तो वॉच विंडो क्या करता है कि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया पे वॉच लगाना है। वॉच इन द सेंस कि वहां पे वैल्यू क्या कैलकुलेट होके आई है। सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू दूसरी जगह पे डिपेंडेंट है, राइट? तो आप यहाँ पे वॉच विंडो लगा सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे लगाया वॉच विंडो और यहाँ पे ऐड वॉच किया, और हमें देखना है कि यहाँ पे वैल्यू इस पे क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने कोई कोई वैल्यू डाली। अ, यहाँ पे हमने दिया एक्सेल क्लास। ठीक है, अब आप वॉच विंडो पे जाके यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे ये वैल्यू दिखा रहा है एक्सेल क्लास। ठीक है, तो आपको बार बार इस जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार इस जगह पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे वैल्यू क्या है। सपोज कोई वैल्यू आपको देखनी है कि इस जगह पे क्या कैलकुलेट है, तो आप उसको वॉच विंडो में डाल सकते हैं। ठीक है, वॉच विंडो का यूजुअली जब भी हम बड़ी वैल्यूज को ट्रेस कर रहे होते हैं, या सपोज हम रियल टाइम में काम कर रहे होते हैं, तो रियल टाइम में जैसे मान लो हम सेंसेक्स के डेटा पे काम कर रहे हैं। तो सेंसेक्स के डेटा में क्या है कि हर मिनट में वैल्यू चेंज हो रही है, राइट? या डॉलर की वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू हर थोड़ी देर में, हर एक घंटे में चेंज हो रही है। हर एक घंटे में डॉलर की वैल्यू अपडेट होती है। ठीक है, तो अब डॉलर की वैल्यू अभी हम कुछ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट? और हमने कोई ऐसी जगह पे लगा रखा है जहाँ पे डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है कहीं वेब से। ठीक है, तो हम उसको वहाँ पे वॉच विंडो में डाल सकते हैं। तो वॉच विंडो में हमेशा देख सकते हैं। अब हमें उस शीट पे पर्टिकुलर जाके देखने की जरूरत नहीं है कि अभी डॉलर की वैल्यू क्या है, हमने वॉच विंडो में डाल दिया और जस्ट वहाँ पे गए तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे डॉलर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वॉच विंडो का यूज इसलिए होता है कि हम डायरेक्ट उसको चेक कर पाए। इसके बाद होता है कैलकुलेशन ऑप्शंस। कैलकुलेशन ऑप्शंस में क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे हम रैंड बिटवीन यूज करते हैं। तो रैंड बिटवीन में क्या है, अगर हम सपोज कहीं भी हम रैंड बिटवीन यूज करते हैं, हमने सपोज यहाँ पे रैंड बिटवीन यूज किया, राइट? और यहाँ पे हमने दिया 45 से 89 के बीच में वैल्यू है। ठीक है, हमने यहाँ से, ये क्या है, 45 से 89। ठीक है, हमने यहाँ पे अब इसको 5-6 जगह हमने इसको स्प्रेड कर दिया, इसको हमने इधर भी खींच दिया। ठीक है, अब हम कहीं भी वैल्यू चेंज करेंगे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, राइट? तो कैलकुलेशन में टाइम नहीं लग रहा है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा डेटा है जिसमें लंबे कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहे हैं, राइट? अब लंबे कैलकुलेशन में परफॉर्म हो रहे हैं, तो अगर मान लो हमने एक वैल्यू चेंज करी, राइट? अब एक वैल्यू चेंज करते ही अगर सारे फॉर्मूले फिर से एग्जीक्यूट होंगे तो क्या होगा, हमें दूसरी वैल्यू को डालने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले तो कैलकुलेट होंगे ही होंगे अगर ऑटोमेटिक है। तो हमें दूसरी वैल्यू डालने के पहले इंतजार करना पड़ेगा। अब पूरी शीट के सारे फॉर्मूले अपडेट होने में मान लो 2 मिनट का टाइम ले रहे हैं, राइट? तो 2 मिनट तक आपको हर दूसरी वैल्यू को डालने के लिए आपको 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा,
राइट। बहुत बार होता है जब आप बड़े डेटा पे काम कर रहे होते हो, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अब उसमें क्या है कि अगर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑन किया हुआ है तो हमें काम करने में बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जुगाड़ दिया हुआ है, आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन को ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कर दिया ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, मैनुअल कर दिया हमने। ठीक है, अब ये मैनुअल करने पे क्या हुआ, आप देखो अब यहाँ पे हम कुछ भी डालेंगे, हमने यहाँ पे कोई भी नई वैल्यू डाली, देखो रैंड बिटवीन अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तक अपडेट हो रहा था, अभी रैंड बिटवीन अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे मैनुअल कर रखा है। अब मैनुअल कर रखा है तो आप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो रहा, तो आपको क्या है, इसको अपडेट कराना पड़ेगा। तो अब मान लो 10-15 वैल्यू है जो भी हमें डालनी है, हमने डाल दी। अब इसके बाद हमने कैलकुलेशन रन कराया, तो कैलकुलेशन रन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जरूरत नहीं है। हम्म नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको रीओपन करोगे तब सारे फॉर्मूले अपने आप कैलकुलेट होंगे। तब नंबर चेंज हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नहीं, एक बार आपने यहाँ पे चेंज किया तो वो जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे वो नहीं, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन जैसे ही फाइल रीओपन होगी तो वो सारे फॉर्मूले फिर से कैलकुलेट करेगा। अगर मैंने इसको करके हाँ। अपनी मैनुअल सेटिंग्स है, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ शीट को, फिर दोबारा से रीओपन करोगे, देन फिर तो वो डिफॉल्ट मोड में ही होगा ना, जैसे कि वो डिफॉल्ट मोड में नहीं होगा, वो मैनुअल ही रहेगा। आपने एक बार मैनुअल सेलेक्ट किया तो वो पर्टिकुलर फाइल मैनुअल ही बनी रहेगी। ठीक है। काम करते हो benefit हाँ, को। किसी भी शीट पे आप काम कर रहे हो, अब ये पूरे एक्सेल के लिए हो गया है, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, ये पूरी इस शीट के लिए हो गया है, इस वर्क बुक के लिए हो गया है। वो मैनुअल ही होगा। आप इसको क्लोज करके फिर से ओपन करोगे, वो मैनुअल में ही रहेगा। राइट। और इसको रन कराने के लिए आपको क्या करना है, आपको F9 प्रेस करना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे हमने F9 प्रेस किया, तो F9 प्रेस करते ही वो सारे फॉर्मूले रिकैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? मतलब कैसे दोबारा से मुझे मतलब अभी यहाँ पे ये जितने फॉर्मूले हैं ये रैंड बिटवीन के लगे हुए हैं, हम यहाँ पे कुछ भी डाल रहे हैं तो चेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमने कैलकुलेशन मैनुअल कर रखा है यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि ये हमने हमें 10, 12, 15 जितनी भी वैल्यू डाली थी हमने डाल ली, अब चाहते हैं कि ये कैलकुलेट हो जाए सारा, तो उसके लिए हम F9 प्रेस कर देंगे। ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन हुआ है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म हो गए, जितने भी फॉर्मूले के कैलकुलेशन। हाँ, तो यहाँ पे देखो अभी ये ऑटोमेटिक हुआ नहीं है, ये मैनुअल ही है, लेकिन हमने मैनुअल कैलकुलेशन परफॉर्म कराया है। ठीक है, क्लियर है? बताओ। आपने प्रेस करने के बाद लाइक इसका जो प्रोसेस बताया आपने कि जब तक हमने मैनुअल सेट करा हमारा जो रैंडम में हमें चेंजेस आ रहे थे वो नहीं आए, मैनुअल सेलेक्ट करके मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद हम उसको कुछ देर के बाद जितनी वैल्यूज अपडेट करनी थी हमने कर दी, देन फिर हम F9 प्रेस करेंगे तो फिर चेंजेस तो वो रैंडम वाली वैल्यूज में आएगा ना हमारा। हाँ, बिल्कुल आएगा। मतलब मैं इसको कोरिलेट नहीं कर पा रही थी रियल टाइम में हमारा इसका क्या बेनिफिट है वो मुझे क्लियर नहीं। रियल टाइम में यही बेनिफिट है। अब मान लो यहाँ पे तो आपको छोटी सी शीट दिखाई दे रही है, छोटे से कैलकुलेशन। तब क्या होगा जब आपकी यहाँ पे 15 शीट है और हर शीट पे 15 लाख कैलकुलेशन हो रहे हैं। समझ गए? यहाँ पे मान लो अब पूरी एक्सेल में 15 शीट्स बनी हुई हैं, हर शीट पे 20-20 हजार का डेटा है, और उसमें हर शीट पे 10-10 हजार फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। अभी तो जस्ट ब्लिंक ऑफ योर आइज पे कैलकुलेशन हो रहा है, लेकिन जब एक साथ 10 लाख कैलकुलेशन हो रहे होंगे तो उस पर टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? सिचुएशन में या फिर क्या हाँ, हो सकता है कि मतलब वो
एक्यूरेसी नहीं होगी वहाँ पे। नहीं कुछ गलत कैलकुलेट नहीं करेगा वो। यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा वो स्लो। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मान लो आपको 10 वैल्यू डालनी है आपको, ठीक है, आपने एक वैल्यू डाली, अगर आपने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन रखा हुआ है, आपने एक वैल्यू डाली, तो क्या होगा, सारे 10 लाख फॉर्मूले कैलकुलेट होंगे। अब 10 लाख फॉर्मूले को कैलकुलेट होने में कितना टाइम लगा, मान लो 2 मिनट लगा। ठीक है, हमें वो सारी कैलकुलेशन वन टाइम में यहाँ परफॉर्म कराएंगे, वो हमारी अगर हमें 10 बार वैल्यू ऐड करनी है, वो 10 बार ना हो गए, वो लास्ट टाइम में एक ही बार परफॉर्म हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, अगर ऑटोमेटिक है तो हमने 10 वैल्यू डाली, तो हर वैल्यू डालने के बाद हमें 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट का। अब हमें 10 वैल्यू डालनी है, 10 वैल्यू डालने में हमें लगा 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट हमें वैल्यू डालने में लगा, और फिर हमने रन करा दिया, तो क्या हुआ, 2 मिनट में फिर कैलकुलेट होके आ गए, 20 मिनट का टाइम हमारा 3 मिनट में आ गया। ठीक है, ये पर्पस है उसका कि आपका जो कैलकुलेशन है वो कंपैटिबली बेटर परफॉर्म हो, हमें बार बार वेट ना करना पड़े। अच्छा, अगर हम जैसे लैक्स में वैल्यू चाहते हैं, हाँ, और हमें वेट वेट करना ही पड़ेगा हमें, मतलब अगर अगर ऑटोमेटिक है तो आप तो आपको वेट करना ही अगर पड़ेगा। वो दूसरी वैल्यू तब तक नहीं देगा जब तक कि वो आप डाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो कैलकुलेशन मोड में होगा। ओके। तब जब आपका बहुत बड़ा डेटा है, बहुत सारे कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो मैनुअल रखने में फायदा है। ठीक है, कैलकुलेशन को मैनुअल कर दो, बस हो गया। तो एक तो टाइम सेव हुआ हमारा, दूसरा बेनिफिट क्या हो सकता है? दूसरा बेनिफिट ये होगा कि, नहीं, दूसरा इसका और कोई खास बेनिफिट नहीं है। वो तो टाइम हाँ, टाइम सेविंग ये किया। आपका टाइम सेविंग के लिए है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो बार बार क्या होगा कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम इतना वेट नहीं कर पाते, राइट, हम बार बार उसमें क्लिक करेंगे, फिर वो कैलकुलेशन में डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से एक ही बार में हम सारी वैल्यू डालेंगे। मैं मैनुअल करके एक बार सारी वैल्यू डाली, फिर आराम से हमने कैलकुलेट करने को दे दिया, हम गए चाय पी के आ गए वापस, तब तक कैलकुलेट हो रहा है। ऐसा बहुत केसेस में होता है, जैसे मैं जब कॉल सेंटर वगैरह के डेटा पे काम करता, तो वहाँ पे बहुत डेटा होता था, और जो वहाँ पे हमारा मैनेजर हुआ करता था, सो ही यूज टू ट्रीट इंटायर एक्सेल एज अ फुल डेटा वेयर हाउस। पूरे डेटा वेयर हाउस, तो सारा डेटा उसने 10-15 अलग अलग शीट में डाल के रखा है, और उसके बाद 10 और अलग से शीट बनाई जिसमें सारे कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो एक ही वर्कबुक में अब वहाँ उसमें भी 50-50 हजार रिकॉर्ड हर शीट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या होता था, एक ही वर्कबुक में लगभग 20-25 लाख फॉर्मूले लगे होते थे। पूरी वर्कबुक में अलग अलग शीट में 20-25 लाख फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो उनको कैलकुलेट होने में, एक बार में कैलकुलेट होने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता था। तो हम उसमें यही करते थे, जो भी हमने कैलकुलेशन को मैनुअल किया, जो भी हमें चेंज करना है सब जगह चेंज कर लिया, उसके बाद उसको रन करा दिया, सिस्टम लॉक किया, जाके हम नाश्ता करके वापस आ गए। इतने में वो अपना कैलकुलेट हो रहा है। वापस आके हमने देख लिया कि भाई क्या कैलकुलेशन हुआ, सब हुआ, सही हुआ, नहीं हुआ, वो अपने आप कर लेता है। ठीक है। हम्म, वो एक्सेल का ऑप्शन नहीं है, वो बेसिकली विंडोज शेयरिंग का ऑप्शन है, जहाँ पे फाइल शेयरिंग होती है। शेयर पॉइंट वगैरह पे फाइल शेयर हो जाती है, तो वो मल्टीपल लोगों के साथ में शेयर होती है। अब वो उसमें, उस फाइल को आप भी एक्सेस कर सकते हो, उस फाइल को मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ, कोई जिसके साथ में वो शेयर की गई है, वो सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली चेंज भी कर सकते हैं। रियल टाइम में से आप हाँ, तो वो एक्सेल का ऑप्शन नहीं है, वो बेसिकली शेयर पॉइंट का ऑप्शन है। शेफर्ड में तो ऐसा भी होता है ना कि हमारी एक शीट को दो बंदे एक साथ अगर ओपन करते हैं, तो सारे डिटेल्स भी एक ही बंदा एक साथ चेंज कर सकता है। शेयर वो जितना मुझे लगता वो डिपेंड करता है कि आपने परमिशंस कैसे दी है शेयरिंग की। ठीक है, अगर आपने म्यूचुअल परमिशंस दी हुई तो दोनों एक ही टाइम पे सेव कर सकते हैं। है चेंज करते होते, ठीक है, तो वो मल्टीपल लोगों के लिए भी हो सकती है, या मोर देन मतलब ओनली 2 पर्सन। नहीं, मल्टीपल लोगों के लिए हो सकती है, जितने आप 10-15-20 जितने लोगों के साथ में चाहो शेयर कर सकते हैं। मतलब कोई परमिशन रिक्वायरमेंट होती है कि हम किसको हमें करें एट ए टाइम, तो कितने लोग ये वो एक्सेल का ऑप्शन नहीं है, एक्सेल में कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेल का फीचर नहीं है, वो शेयर पॉइंट का फीचर है वो। तो वो आपकी कोई वर्ड फाइल भी हो सकती है, वो आपकी पीपीटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है?
Give me a minute. There is something. Okay, so ये हमारा फॉर्मूला वाला सेक्शन हो गया। अब हम यहाँ पे डेटा वाले सेक्शन पे आते हैं। तो अब यहाँ पे डेटा में हमारे पास सपोज कहीं हमें एक्सटर्नल सोर्स से डेटा लेके आना है या वेब से डेटा लेके आना है, तो हम यहाँ पे डेटा को लेके आ सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कोई भी वैल्यूज को हमें रिकैलकुलेट कराना है तो हम यहाँ पे रिफ्रेश को यूज कर सकते हैं। कोई भी हमने एक्सटर्नल कनेक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, एक्सटर्नल डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट किया है, कहीं SQL वगैरह से हम डेटा लेके आ रहे हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे गेट डेटा में आप किसी डेटाबेस से SQL सर्वर से डेटा लेके आना चाहते हो, या एक्सेस से या एजर से, या मल्टीपल क्वेरीज को कंबाइन करना चाहते हो, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। आप एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड का प्लेटफॉर्म है। डेटा को बादलों पे स्टोर करने के लिए क्लाउड पे। वैसे बेसिकली नथिंग, इट इज जस्ट अ मेमोरी लोकेशन जो कि आपको कहीं पे स्टोर्ड है। जैसे गूगल वगैरह यूज कर रहे हो, राइट, तो गूगल शीट यूज कर रहे हो, तो गूगल शीट में जो कुछ भी यूज कर रहे हो वो सारा क्या है, वो आपको अपने सिस्टम पे दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली वो सारा क्लाउड पे ही है। हम्म, हाँ, वन ड्राइव, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में वन ड्राइव है, ये क्या है, ये क्लाउड है। सबसे सेफ ऑप्शन तो यही होता है कि आप अपने सिस्टम पे डेटा रखो और उससे इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दो। वो सबसे सेफ होता है, जो कि कभी हैक नहीं हो सकता। अगर आपका सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्टेड है तो आपका सिस्टम हैक हो सकता है, राइट। ईवीएम के बारे में लोग कहते हैं ना कि हैक हो सकती है, हैक हो सकती है। ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ईवीएम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं है। किसी देश में रहते हो? हम्म, ईवीएम पे तो इतनी चर्चा हो रही है आजकल। ईवीएम तो सुना है पर ईवीएम नहीं, तो मैं न्यूज़ नहीं देख पाई। वोट वोट डाले, वोट। हाँ, सॉरी सारे इलेक्ट्रिक वोटर मशीन हो गई ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, ठीक है। तो ईवीएम इसीलिए सेफ है क्योंकि वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होती है, राइट। तो सबसे सेफ डेटा आपका तभी है। वो बात का टॉपिक है, क्लास का टॉपिक नहीं है, बाद में डिस्कस करना वो। ओके, सो आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा लेके आना है तो हम यहाँ पे इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, राइट। और हमने मान लो किसी क्वेरी से कनेक्ट किया है तो हमें क्वेरी से डेटा को रिफ्रेश करना है तो हम यहाँ पे क्वेरी कनेक्शन वगैरह को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे एक क्वेरी कनेक्शन आपके ओपन होके आ गए, तो अगर क्वेरीज होंगी तो यहाँ पे हमें दिखाई देंगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कहीं से भी डेटा लेके नहीं आ रहे हैं, हम यहीं पे रख रहे हैं। अब यहाँ पे आपका आता है सॉर्टिंग, ठीक है। तो सॉर्टिंग में क्या होता है, हमारा A to Z सॉर्टिंग या Z to A सॉर्टिंग, तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डेटा को सॉर्ट करना है, तो हम यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन सम डेटा। मैं एक डेटा ओपन करता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक डेटा सेट है, हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये एक हमारे पास एक डेटा सेट है। धीरे धीरे से हम डेटा सेट पे मूव करना स्टार्ट करते हैं। ये शीट 1 पे हमारा पूरा डेटा है, ठीक है। ये बहुत सारा डेटा है हमारे पास, 5000 लाइन का डेटा सेट है। हम इसको एक नई जगह पे ले जाते हैं। ये आ गया हमारे पास डेटा, ठीक है। अब इस डेटा को हमें मैनेज करना है, हमें अरेंज करना है, सॉर्ट करना है, ठीक है। तो सॉर्ट हमें किस बेस पे करना है, हमें अब सपोज इस डेटा को सॉर्ट करना है मैन्युफैक्चरर के बेस पे, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि
मैन्युफैक्चरर के बेस पे ये डेटा सॉर्ट होके आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने क्लिक किया यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पे क्लिक किया और यहाँ पे डेटा में गए। अब यहाँ पे होम पे भी ऑप्शन है, ये यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, सेम ऑप्शन यहाँ पे डेटा में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किया सॉर्ट। ठीक है, जैसे हमने सॉर्ट पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे पूछ रहा है एक्सपैंड द सिलेक्शन। अभी एक्सपैंड द सिलेक्शन क्यों पूछ रहा है? अभी मान लो हम यहाँ पे हमने इस तरह से रखते हैं, हम यहाँ पे DBTRIPLA इस तरह से हम रखते हैं। हम इसको सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे सॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जस्ट पूछ रहा है और इसने सिलेक्शन को एक्सपेंड करने को नहीं कहा, यहाँ पे इसने सिंपली इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे इसको सॉर्ट करने को बोला तो ये एक्सपेंड द सिलेक्शन की डिमांड कर रहा है। रीजन कि वो जो डेटा था तब वो स्टैंड अलोन डेटा था, उस पर कोई भी और डेटा डिपेंडेंट नहीं है। ये डेटा है हमारा टेबल का डेटा है। ठीक है, तो अब टेबल में हमारा एक कॉलम नहीं होता है, टेबल में हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और वो सारे कॉलम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। राइट, तो अब ये पूछ रहा है कि आपको क्या आपको सिर्फ इसी कॉलम को सॉर्ट करना है या इसके करस्पॉन्डिंग जो बाकी वैल्यू उनको भी ऊपर नीचे करना है। राइट, एक्सपेंड द सिलेक्शन का मतलब ये है। तो हाँ, ऑब्वियसली इसीलिए वो पूछ रहा है। वो अगर हम यहाँ पे केवल कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करते तो ये क्या करेगा, यही वैल्यू ऊपर नीचे कर देगा, बाकी वैल्यूज सारी एज इट इज बनी रहेंगी, तो वो क्या होगा, हमारा डेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सपेंड द सिलेक्शन करना है और हमने यहाँ पे इसको सॉर्ट पे क्लिक किया। अब इसने ये पूछा कि अब आप यहाँ पे आपको क्या करना है। ठीक है, तो हमें इसको सॉर्ट करना है मैन्युफैक्चरर के बेस पे और यहाँ पे हमने इसको ओके कर दिया। तो अब ये मैन्युफैक्चरर के बेस पे सॉर्ट होके आ गया। सबसे पहले एप्पल आ गया, फिर एप्पल के बाद दूसरा आएगा जो भी है। तो यहाँ पे आपके पास लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो यहाँ पे हम फिल्टर लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एप्पल है, फिर डेल है, फिर एचपी है, लेनोवो है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। ओके, ठीक है, अब ये हो गई हमारी सिंगल लेवल की, सिंगल लेयर की सॉर्टिंग। हाँ, give me a minute. जब तक चल रहा है चलने दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आपसे किसी ने बोला कि अब हमें इसको सॉर्ट करना है और सॉर्ट हमें पहले हमें मैन्युफैक्चरर के बेस पे सॉर्ट करना है, इसके बाद मैन्युफैक्चरर वाइज हमें रेटिंग के बेस पे सॉर्ट करना है। राइट, तो रेटिंग में जो एप्पल में जो सपोज एप्पल है तो सबसे एप्पल की जो सबसे हायर रेटिंग वो सबसे पहले आए, फिर उसके बाद उससे लोअर रेटिंग आए, फिर उससे लोअर रेटिंग आए। ठीक है, इस तरह से हमें सॉर्ट करना है। तो हमें अब इसको बोलते हैं टू लेवल सॉर्टिंग, दो लेवल पे सॉर्टिंग है। तो पहली सॉर्टिंग हमें मैन्युफैक्चरर के बेस पे करनी है, फिर दूसरी सॉर्टिंग करनी है हमें रेटिंग के बेस पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम सॉर्ट पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे पहला सेलेक्ट किया हमने मैन्युफैक्चरर और ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में, फिर ऐड लेवल दूसरे लेवल पे हमें यहाँ पे रेटिंग के बेस पे करनी है। और यहाँ पे हमें अब ये नंबर है रेटिंग देखो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, और हमने इसको ओके किया। ठीक है, तो अभी देखो एप्पल वाइज 5 सबसे पहले आ रहा है, फिर 4.9 आया, फिर 4.7, 4.3, इस तरह से यहाँ पे रेटिंग आ रही है। ठीक है, अभी यहीं पे कहीं दूसरा सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज हमने लॉजिटेक सेलेक्ट किया, तो लॉजिटेक में भी अब सबसे पहले 5 वाले आ रहे हैं, फिर 4.9 आ रहा है, फिर इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पे आपको देखो दिखा भी रहा है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, फिल्टर में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। एक जहाँ पे असेंडिंग है वहां पे ऊपर की तरफ एरो दिखाई दे रहा है, जहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में किया वहां पे नीचे की तरफ एरो दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हम्म,
कर सकते हो, आपकी श्रद्धा के ऊपर, लेकिन जरूरत क्या है? जबरदस्ती क्यों करनी है किसी के साथ में? ठीक है, पूरी टेबल में सॉर्ट कर सकते हो, नो इश्यूज, कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है फिल्टर। फिल्टर हमने कल देखा था। तो फिल्टर क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे हमारे पास पूरी टेबल है, ठीक है, अब इस पूरी टेबल में हमें किसी क्राइटेरिया के बेस पे कुछ वैल्यूज को शो करना है, राइट? तो क्राइटेरिया के बेस पे वैल्यू को शो करने के लिए हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं। तो फिल्टर, सबसे पहले फिल्टर एक्टिवेट करना होता है। तो फिल्टर एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले फिल्टर पे क्लिक करेंगे, तो फिल्टर एक्टिवेट होगा। या आप अगर कीबोर्ड से करना चाहते हो तो कीबोर्ड में ऑल्ट डी एफ एफ यूज करोगे तो फिल्टर एक्टिवेट हो गए। ठीक है, अब फिल्टर एक्टिवेट होने के बाद अब आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, जो भी सिलेक्ट करना है। सपोज आपको देखना है कि कौन कौन से आइटम है जो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो क्या इससे, हाँ उससे भी होते हैं, आप उससे भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एल से भी कर सकते हो, दोनों चीजें हैं। एक चीज को करने के बहुत रास्ते होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सारे आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट देखने के, हमारी शॉप पे कौन कौन सी चीज आउट ऑफ स्टॉक है। तो हम यहाँ पे स्टेटस पे गए। ठीक है, स्टेटस में अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने माउस से इस एरो पे क्लिक किया, ये हमें यहाँ पे चीजें आ गई सामने। ठीक है, या आप यहाँ पे सिंपली ऑल्ट के साथ में डाउन एरो की प्रेस करोगे तो भी आ जाएगा। ऑल्ट के साथ में डाउन एरो की प्रेस करोगे। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो, हमें आउट ऑफ स्टॉक चाहिए तो हमने इसको अनसेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आउट ऑफ स्टॉक वाले सारे आ गए। अब यहाँ पे हमें जो दिख रहे हैं वो आउट ऑफ स्टॉक वाले सारे दिख रहे हैं, जो बाकी हैं वो यहाँ से रिमूव नहीं हुए हैं, राइट? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रो नंबर आ रहे हैं, ये 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 10 है। तो ये जो बीच बीच में आपको दिख रहे हैं ना, ये दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, ये आउट ऑफ स्टॉक के अलावा वाले प्रोडक्ट्स। तो ये फिल्टर बेसिकली बाकी वैल्यूज को हटा नहीं रहा है, ये उनको वो वाली रोज जस्ट हाइड कर देता है। ठीक है, आप यहाँ से इसको क्लियर भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स पे भी फिल्टर लगा सकते हो। तो हमें आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पे सारे चाहिए, और इसमें फर्नीचर में कौन कौन से हैं ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सेकंड लेवल पे फर्नीचर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो फर्नीचर में यहाँ पे जैसे हमारे पास कीबोर्ड लैपटॉप भी हमारे फर्नीचर में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन से सप्लायर हैं, किसी एक सप्लायर का देखना है। तो यहाँ पे सपोज ग्लोबल टेक का है, हमें उसमें वही देखना है। ठीक है, तो ग्लोबल टेक के कौन कौन से प्रोडक्ट आउट ऑफ गोल्ड, ग्लोबल टेक का कौन कौन सा फर्नीचर आउट ऑफ स्टॉक है वो हमें सारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, आप अपनी वैल्यूज को नैरो डाउन करके देख सकते हो। तो ये सारे हुए हमारे पास अम, ये हुए टेक्स्ट फिल्टर्स। टेक्स्ट में आप कैसे फिल्टर्स लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये फिल्टर्स हमें हटाने हैं। ठीक है, तो फिल्टर हटाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा? एक्टिवेट करने के लिए ऑल्ट DFF, इनएक्टिवेट करने के लिए भी ऑल्ट DFF। लेकिन हम यहाँ पे इनएक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि फिल्टर एक्टिवेट रहे, जहां पे फिल्टर हमने लगाया है बस वो हट जाए, राइट? तो सारे फिल्टर एक साथ हटाने के लिए ऑल्ट DFS, तो जहां जहां पे हमने फिल्टर लगाया सारे फिल्टर हट गए। DFS। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे अपने फिल्टर को हटा सकते हैं। अब हमें नंबर पे फिल्टर लगाने हैं, जैसे हमें प्राइस है और हमें प्राइस पे देखना है, अम, जो टॉप 10 प्राइस वाले प्रोडक्ट है वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टॉप 10 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 10 दिया, तो यहाँ पे जितने टॉप 10 प्राइस वाले प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए। ठीक है, या आप इसमें और कुछ डालना चाहते हो नंबर फिल्टर्स में, ग्रेटर देन, आप $1000 से ज़्यादा वाले प्रोडक्ट हैं वो सारे आपको डालने हैं। तो $1000 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो $1000 से ज़्यादा वाले सारे आ गए, राइट? तो इस तरह से आप यहाँ पे नंबर पे भी फिल्टर डाल सकते हो। इसी तरह से अगर कलर्स दिए हुए तो आप कलर पे भी फिल्टर डाल सकते हो, जिसमें भी आप चाहो वहाँ पे वो सारी चीज़ें डाल सकते हो। ये समझ में आ गया? क्लियर है सबको? एनी डाउट? अब इसमें नेक्स्ट आता है टेक्स्ट टू कॉलम्स।
तो ये टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है? अब कभी कभी हमारे पास डेटा कुछ ऐसा आ गया, हम वापस वापस इसी में जाते हैं, अपनी जो रेगुलर वर्क फाइल है इसमें गए, हमारे पास डेटा फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया जहाँ पे हमारे पास आईडी है, नेम, आईडी है, फिर नेम है, फिर एज है, और सपोज एरिया है, और सपोज सैलरी है। ओके, अब यहाँ पे आईडी A001, कॉमा, नेम इज मृत्युंजय, और एज है 10 साल, और एरिया है गुड़गांव, एंड सैलरी है 50,000, राइट। और फिर है हमारे पास योगेश, और योगेश, सॉरी, योगेश की आईडी है A002, और ये है योगेश नाम है, और एज है 25, और ही लिव्स इन, कहाँ पे रहते हो? फरुख नगर में, बिहार में? हाँ, सेक्टर 14, ओके, ठीक है, ओके। और इसकी सैलरी है 49,000, राइट। तो हमारे पास एक ऐसा डेटा है जो अब हमारा एक ही रो में सारा डेटा है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको पूरे ये टेबल में डेटा बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम्स पे जाएंगे, यहाँ पे डेलिमिटर, और यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया, तो यहाँ पे नेक्स्ट किया, फिनिश, ठीक है। तो हमारे पास डेटा, जो कोई कोई दूसरा हो तो आप दूसरे पे कर सकते हो। हम्म अब मान लो यही है, आप यहाँ पे हम कॉमा की जगह पे, डाल देते हैं, डॉलर डाल देते हैं, या अंडरस्कोर डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। और हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब हम इसको सेपरेट करना है, टेक्स्ट कॉलम्स पे गए, डेलिमिटेड, यहाँ पे, अब ये कॉमन नहीं है, अदर है, ठीक है। तो यहाँ पे अदर पे हमने डाल दिया डॉलर, तो उसने डॉलर वाले सारे अलग कर दिए। स्पेस काफी ज्यादा है, हमें जैसे कि कहा आप बता रहे हैं ना, उसका लोकेशन वही रहेगी, चार पांच सेल को एक ही सेल में बना देते हैं, और हाँ, चलो, आपको स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे हम डॉलर को हम स्पेस से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्पेस कर दिए, रिप्लेस, ओके, ठीक है। यहाँ पे अब हमने दिया टेक्स्ट टू कॉलम्स, और यहाँ पे डिलिमिटेड विद, और यहाँ पे हमने दे दिया स्पेस, ठीक है। आ रहा है कि तो क्या कर सकते हैं, स्पेस सेमीकोलन और अदर्स, यहाँ भी आपका CSV डेटा होगा, वो ज्यादातर कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में ही होता है, कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में ही होता है, कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में ही होता है। प्रोबेबली सीएसवी फाइल्स के लिए होता है। हाँ, ये CSV फाइल के लिए होता है, ज्यादातर उसी के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को सेपरेट कर सकते हो। हम्म, उसी में, ओके, कहाँ पे हम चल रहा था?
कंटिन्यू। दिखाई दे रही स्क्रीन सबको? ओके, सो हम कहाँ पे काम कर रहे थे? यहाँ पे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम कहाँ पे देख रहे थे? यहाँ पे, ये हमारी फाइल थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसमें अब इधर ध्यान दो, ये हमारा हो गया टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स। अब रिमूव डुप्लीकेट्स क्या होता है? जब भी हमें कहीं डुप्लीकेसी रिमूव करनी होती है, राइट। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4 5 6 5 4 3 2 1 5 6 7 8 9, देन इस तरह से हमारे पास ये नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें डुप्लीकेट नंबर्स रिमूव करने हैं। हमने इसको जब सेलेक्ट किया और रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके, तो यहाँ पे इसने 7 डुप्लीकेट मिले और 10 यूनिक वैल्यू। तो सारी यूनिक वैल्यू है यहाँ पे हमें मिल गई और इसने डुप्लीकेट रिमूव कर दिए। ठीक है, हाँ आ रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ रास्ते में। ठीक है, अब आपके पास सपोज कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी है, आपके पास दो कॉलम है जिनको आपको मैनेज करना है रिमूव डुप्लीकेट्स के थ्रू। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास है योगेश, और योगेश है डेटा एनालिसिस में। ठीक है, दूसरा योगेश है वो डेटा साइंस में है। फिर तीसरा योगेश है और ये भी डेटा एनालिसिस में है। फिर शिवानी है, दिस इज इन डेटा साइंस, देन शिवानी इन डेटा एनालिसिस, राइट। अब हम यहाँ पे हमें डुप्लीकेसी रिमूव करनी है, राइट। अब दो कॉलम्स में है हमारे पास डुप्लीकेसी, तो हम यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं हम, और हम इसमें हमने ओके क्लिक किया। तो जहां पे भी इसको रिपीटिशन मिलेगा दोनों वैल्यूज में, वहां से ये हटाएगा। अगर दोनों वैल्यूज में रिपीटिशन नहीं है तो वो उनको रिमूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने जैसे ही ओके किया, तो अभी आप देखो, हाँ, अगर काफी बड़ी टेबल भी है तो वहां पे अगर सारी रोज में हर कॉलम में वैल्यू इक्वल है तभी उनको रिमूव करेगा, अदरवाइज वो रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि योगेश डीए यूनिक है, योगेश डीएस यूनिक है, शिवानी डीएस यूनिक है, शिवानी डीए यूनिक है। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. अब इसी तरह से आता है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? अब ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है एक्सेल में, डेटा वैलिडेशन में। अब फॉर एग्जांपल हमारी एक सेल है, उस सेल में हम रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं। रिस्ट्रिक्शन ये डालना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ना आ जाए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर्स की वैल्यू आए। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज है, ठीक है, और ये जो डेटा है, ये डेटा है उन लोगों का जो लोग जॉब करते हैं, राइट। तो अब जॉब करने वाला 5 साल का तो नहीं हो सकता, राइट। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आए वो 18 साल या इससे ऊपर आए और 65 से नीचे आए, राइट। हम वही वैल्यू यहाँ पे डालना चाहते हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे गए डेटा वैलिडेशन, ठीक है, यहाँ पे हमने डाला, सेलेक्ट किया होल नंबर। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है किसके बीच में नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप नॉट बिटवीन दे सकते हो, इक्वल टू दे सकते हो, नॉट इक्वल टू, या लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी दे सकते हो। यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया कि मिनिमम 18 की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 होनी चाहिए, इसके अलावा एज नहीं हो सकती, राइट। हमने ओके किया। अब यहाँ पे सपोज हमने अगर 15 डाल दिया,
तो यहाँ पे क्या होगा, इसने एरर दे दी हमें, राइट। तो ये अभी यहाँ पे हमने सपोज 45 डाल दिया, इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। हमने इसको 74 डाल दिया, सॉरी, इसको हमने 74 डाल दिया, राइट। तो ये भी, इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट। अभी आप यहाँ पे इसमें क्लियर मैसेज कुछ डालना चाहते हो, राइट। आप इनपुट मैसेज डालना चाहते हो या एरर अलर्ट डालना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एरर अलर्ट भी डाल सकते हो, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, और यहाँ पे आप जो भी मैसेज देना चाहो, सो दिस इज, यहाँ पे ऐसे दिस इज द वार्निंग, राइट। एंड यहाँ पे कैंडिडेट एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 65, इस तरह से मैसेज दे दिया और हमने ओके किया। अब यहाँ पे हमने सपोज 72 डाला, तो हमने जो सेट किया है वो वैल्यू आएगी, ठीक है। क्लियरली कम्युनिकेट होके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने उसके पूरी रेंज के लिए यही कर लिया, तो अब यहाँ से यहाँ तक जो हमने यही कर लिया, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे वो उसके अंडर में आएगी। 21 डाल दिया, ओके है। 11 डाल दिया, ओके नहीं है, ठीक है। हमने 19 डाल दिया, ओके है। 17 डाल दिया, ओके नहीं है, ठीक है। तो बता रहे हैं ना मैसेज में, हमने हमने मैसेज क्यों सेट किया है यहाँ पे, हाँ। तो वो आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो डेवलपर को सेट करना पड़ेगा ना, फिर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उसी तरह से लगाए जाते हैं। ठीक है, आप रेंज हमने सेलेक्ट कर, हाँ सपोज करें वो हाइड्रेट की, हाँ हम एंटर करते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ का मैं सिलेक्ट करी, लेकिन माइंड में ना साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, मैं वैसे भी गलती नहीं थोड़ा कुछ जाती हूँ, तो इसलिए तो इस सिनेरियोस के लिए आप बता रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, वो आगे आएंगी या फिर कभी आप वो जब डैशबोर्ड बनाते हो ना, तो डैशबोर्ड में क्या होता है कि चीजें आप उसी तरह से पे सेट करके बनाते हो, तो कैसे ऑटोमेटिकली रेंज को अपडेट करना है, कैसे वो चीजें अपडेट होंगी, वो धीरे धीरे आएंगे आगे, ठीक है। अभी हम बेसिक लेवल की सारी चीजें कर रहे हैं। 18 आएगा बेटा, 18 क्या है, 65 क्या है? ठीक है, समझ गए। अब इसके अलावा आपको कुछ और रिस्ट्रिक्शन डालने हैं। सपोज अब यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन में हमने डाला है कि हमें यहाँ पे टाइम आना चाहिए या लेंथ आनी चाहिए या डेसिमल वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब जब सपोज आप यहाँ पे जैसे टेक्स्ट लेंथ रखना चाहते हो कि टेक्स्ट लेंथ यहाँ पे इक्वल टू, और सपोज 9 ही टेक्स्ट लेंथ होनी चाहिए, इसके अलावा टेक्स्ट लेंथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओके किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया ABCDEFGHI, 9 हो गए, आ गया, ठीक है। हमने दिया ABCD, नहीं आया। अच्छा, तो मतलब वो लेंथ पर्टिकुलर 9 की लेटर्स के 9 ही होनी चाहिए, 9 ही होगी वो तभी एक्सेप्ट करेगा वो। मैच कर रहा है, हाँ, तो हमने एग्जैक्ट मैच ही दिया है ना यहाँ पे, एग्जैक्ट लेंथ चाहिए। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सेट कर सकते हो। या एक और चीज आएगी कि अब मान लो हमारे पास कुछ सिटीज हैं या स्टेट्स हैं, स्टेट के नाम हैं हमारे पास, ठीक है। तो मान लो हमारे पास कुछ स्टेट के नाम हैं, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और सपोज केरला, और कौन से हैं, हम्म, असम, वेस्ट बंगाल, देशद्रोही, ओके, बस हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब हम वैल्यू आए वो इन्हीं में से आए और वैल्यू ना आए, ठीक है। यही वैल्यू हम इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन पे गए, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हमने दिया लिस्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लिस्ट का सोर्स क्या है, तो ये है हमारा लिस्ट का सोर्स। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको
ओके कर दिया, ठीक है। और हमने इसको नीचे तक एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ तक जहाँ तक भी एक्सटेंड किया है, यहाँ पे आप वही वैल्यू डाल सकते हो जो यहाँ पे लिस्ट में है, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे डाला आपने ओडिशा, राइट, एरर दे दी कि ये लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो वही वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो जो हमारे पास लिस्ट में है। एरर शो की है उसने, यहाँ पे उसको लेगा ही नहीं, ठीक है। रीट्राई करने पे फिर से वहीं पे जा रहा है, फिर से हम एंटर करेंगे, फिर से वहीं पे एरर देगा। जब तक हम सही इंटर नहीं करेंगे वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर है। अब मान लो हमारे पास एक ये ऐसे लिस्ट है, ठीक है, और हर स्टेट में कुछ ना कुछ सिटीज हैं, राइट। तो हम चाहते हैं कि मान लो अगर हमने यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो इसके बगल में जो आए वो सारे महाराष्ट्र के सिटी आ जाए। यहाँ पे असम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सारे असम के सिटीज आ जाए। अगर एमपी सेलेक्ट किया तो उसके बगल में सारे एमपी वाले सिटी आ जाए। ये कैसे करेंगे? अगर एमपी सेलेक्ट करे तो बगल में एमपी वाले सारे सिटी आए, यूपी सेलेक्ट करे तो बगल में यूपी वाले सारे सिटी आ जाए। देखा है ना ऐसा होता है। देखो बिना फॉर्मूले के मैं कितनी सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, अभी तो फॉर्मूला तो शुरू ही नहीं किया आपने। लोग कहते हैं ना एक्सेल में फॉर्मूला ही फॉर्मूला होता है। देखो 2 दिन हो गए हमने फॉर्मूला टच भी नहीं किया अभी कोई। 6 बजने वाले हैं। जो आप बता रहे हैं बताओ। सर कितने टाइम का 10 मिनट लगे। है? सुबह से बैठे थे एग्जॉस्ट हो गए। मैं तो सुबह से सर वेट करती हूँ इस क्लास का। अब आप बताओ वो कैसे करना है, कैसे करेंगे? हम्म चलो मैं हिंट दे देता हूँ, उसको एक्सप्लोर करके आना। टीम मैनेजर और डेटा वैलिडेशन को कंबाइन करके होगा, ठीक है। उसको एक्सप्लोर करके आना, नहीं होगा तो फिर तो मैं बताऊंगा ही। आप अपनी तरफ से एक बार इसको एक्सप्लोर करना। नेम मैनेजर और डेटा वैलिडेशन, इनको कंबाइन करके होगा। कोई नई चीज नहीं लगेगी, जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं वही लगेगा, एक नया फॉर्मूला लगेगा बस। हम्म आप एक्सप्लोर करके आना, बाकी चीज हम बताएंगे, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें हमने एक्सप्लोर कर ली हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली कल से हम फॉर्मूलाज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।